हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। व्हाट इज मीन ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर डॉक्टर प्रहलाद शर्मा। तो आज के इस लेक्चर में हम इस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इस प्रोसेस में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इट आल्सो नोन एज फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन के समथिंग या उससे थोड़ा से ज्यादा नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं ह्यूमन के अंदर। रेबिट में ये थोड़ा सा अमाउंट जो है अलग होता है। हम जनरली ह्यूमन की रिगार्डिंग डिस्कस करें तो ह्यूमन की किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स का जो नंबर होता है वो तकरीबन कितना होता है? मोर देन 1 मिलियन समथिंग होता है। इट बिकम क्लियर? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द नेफ्रॉन तो आप क्या देखेंगे? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि नेफ्रॉन में मेनली 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा ग्लोमेरुलस। आप देखेंगे कि एक आर्टरी और ब्लड लेके नेफ्रॉन्स के अंदर आती है। जिस आर्टरी से ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं एफरंट आर्टरियोल के नाम से जानते हैं। और जिस आर्टरियोल से ब्लड नेफ्रॉन से बाहर जाता है उसे हम बोलते हैं इफरंट आर्टरियोल। तो एफरंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है नेफ्रॉन के अंदर और इफरंट आर्टरियोल से ब्लड नेफ्रॉन से बाहर जा रहा है। तो ये आप अच्छी तरह जानते हो सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारी बॉडी में जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी किसमें डिवाइडेड हो जाती हैं? आर्टरियोल में। और आर्टरियोल किसमें डिवाइड होती हैं? कैपिलरी में डिवाइड होती हैं। कैपिलरी बाद में इंट्रीगेट होकर वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स जो होती हैं वो इंट्रीगेट होकर वेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आर्टरियोल से, एफरंट आर्टरियोल से ब्लड हमारे इस नेफ्रॉन के अंदर आएगा और जैसे ही एफरंट आर्टरियोल इस बोवेन कैप्सूल के अंदर जाएगी, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोवेन कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं? वोमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो वोमेन कैप्सूल के अंदर जैसे ही आर्टरियोल जाएंगे आप क्या देखेंगे कि यह एक बंच में डिवाइडेड हो जाएंगे। ये किसमें डिवाइडेड हो जाएगा? ये कैपिलरी के बंच में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये पूरा कैपिलरी का जो बंच आपको वोमेन कैप्सूल के अंदर दिख रहा है, इस कैपिलरी के बंच को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक तो स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलस। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम रीनल ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। अब रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग कहां से होती है? वोमेन कैप्सूल से होती है। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? वोमेन कैप्सूल हमारे रीनल ट्यूब्यूल का। उसके बाद यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखाई देगा। ये क्या हो गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया इसका? पीसीटी। और आप देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक नैरो डक्ट आपको पहले नीचे जाती हुई दिखाई देगी, फिर उसके बाद ऊपर आती हुई दिखाई देगी।
ये जो नैरो ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर पिन लाइक होता है। तो ये वाला जो कॉलम हो गया लूप ऑफ हेनले का, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलम ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये वाले कॉलम को हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलम ऑफ लूप ऑफ हेनले। और डायग्राम आपके सामने है, आप देख के बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसेंडिंग कॉलम और असेंडिंग कॉलम में से कौन सा कॉलम छोटा होता है। असेंडिंग कॉलम छोटा है ना, ये वाला कॉलम कौन सा है, ये असेंडिंग कॉलम है। ये असेंडिंग जो है, ये हमारा क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग कॉलम लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले स्मॉलर एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है। इसके बाद यहां पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे हम बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसे हम डीसीटी के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, डीसीटी के नाम से जानते हैं। और डीसीटी पे जाके हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो खत्म हो जाता है, और ये फिर किसमें जाके अटैच होगा, दिस स्ट्रक्चर अटैच इन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपने कौन कौन सी दो चीजें देखी थी। नंबर 1 ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है दो स्ट्रक्चरल पार्ट से मिलकर होता है एज पर एनसीईआरटी। कौन कौन से दो स्ट्रक्चरल पार्ट से मिलकर नेफ्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करें तो आपको क्या क्या दिखाई देगा इसमें, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। आपको कौन से दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इसमें, ग्लोमेरुलस प्लस RENAL, तो रीनल ट्यूब्यूल। तो दो स्ट्रक्चर से मिलकर हमारे नेफ्रॉन का फॉर्मेशन होता है। अब रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में आएगा बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर क्या क्या आएगा, बोमेन कैप्सूल के अलावा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो ये सभी स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, रीनल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इट बिकम क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ये जो हमारी इफ्रंट आर्टरियोल निकल रही है, ये इफ्रंट आर्टरियोल जब पीसीटी के पास जाती है तो पीसीटी के पास ये कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाती है, और ये डीसीटी के पास भी कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाती है, और यहां से फिर हमारी वेन्यूल निकलती है जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेन्स में इंट्रीगेट हो जाती है। तो यहां पर आपको जो कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स भी दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे नॉर्मल टाइप के नेफ्रॉन जो बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनका नंबर कितना होता है, टोटल जितने नेफ्रॉन होते हैं उसका 85% होता है, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और हमारी किडनी में तकरीबन 15% नेफ्रॉन, 15% नेफ्रॉन ऐसे भी होते हैं जिनका कि लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और मेडुला के अंदर काफी नीचे तक प्रेजेंट होता है।
उन्हें हम बोलते हैं जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि कैपिलरी का एक नेटवर्क आपको कहां दिखाई देगा, आपको लूप ऑफ हेनले के ऊपर दिखाई देगा। तो लूप ऑफ हेनले के ऊपर जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या करेगा, ये नेटवर्क काउंटर करंट मैकेनिज्म करके एक मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हम आगे बोलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे जिसको हम, तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे हम वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये कैपिलरी का जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले पे दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा एक्चुअली क्या है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी दैट सराउंडेड द लूप ऑफ हेनले ऑफ जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये हमारा क्या हो गया, वासा रेक्टा हो गया। तो इस तरह का हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। जब तक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक हमें प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझ में नहीं आना। तो फाइनली आपने क्या देखा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, कि नेफ्रॉन में दो पार्ट हैं पूरे के पूरे नेफ्रॉन के अंदर, एक ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है, इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरी। क्या है ये, इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरी जो कहां प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। रीनल ट्यूब्यूल एक ट्यूब्यूल है, लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वोमन कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है और डीसीटी पे जाके फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक, अब यहां पर ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल को, ये ग्लोमेरुलस और ये वोमन कैप्सूल, तो ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल मिलकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम मेल्पिगियन कार्पिस्कल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मेल्पिगियन कार्पिस्कल्स के नाम से जानते हैं। तो मेल्पिगियन कार्पिस्कल, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आता है ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेल्पिगियन कार्पिस्कल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे याद रखिए। इसकी डिस्कवरी मार्सेलो मेल्पिगी ने इसकी डिस्कवरी की थी, जैसे कि फादर ऑफ माइक्रो एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, मेल्पिगियन कार्पिस्कल्स के नाम से जाना गया। तो नेफ्रॉन को तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, नेफ्रॉन के तो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन बोले या फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बोले या प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बोला जाए, इन सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इफ यू डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, हम क्या बोल रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन बोल रहे हैं, या फिर हम इसे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब एक ही है। तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन की बेसिकली जो साइट होती है, वो साइट क्या होती है, नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन कहां होता है स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन में होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। द यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीटेड इनटू द 3 प्रोसेस। कौन कौन से 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, नंबर 1 अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पहली प्रोसेस कौन सी है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरी प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस तरह से 3 प्रोसेस होती हैं। तो सेकंड प्रोसेस इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन
and last is tubular secretion. कुछ लोग इसको सिक्रीशन भी बोलते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीटेड इनटू द 3 प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन इन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को समझने के पहले हमें थोड़ा सा मेलपिगियन कार्पिस्कल्स को समझना होगा। मेलपिगियन कार्पिस्कल्स मतलब क्या? ग्लेमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल। ग्लेमेरुलस और वोमेन कैप्सूल इन दोनों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं? मेलपिगियन कार्पिस्कल्स के नाम से जानते हैं। तो ये मेलपिगियन कार्पिस्कल्स होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसे थोड़ा सा समझना जरूरी है। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने क्यों बोला, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझने के लिए मेलपिगियन कार्पिस्कल्स के स्ट्रक्चर को समझना मस्ट है, जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है जरा देखिए। अब जैसे ये हमारा वोमेन कैप्सूल है, ये वोमेन कैप्सूल है, ये एफरंट आर्टरियोल, जो आर्टरियोल ब्लड लेके आती है उसे हम क्या बोलते हैं? एफरंट आर्टरियोल के नाम से जानते हैं। ये हमारी एफरंट आर्टरियोल जैसे ये ग्लेमेरुलस के अंदर जाएगी, ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको कैपिलरीज दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइडेड हो गए। ये हमारी क्या है? ये इफ्रंट आर्टरियोल, ये क्या है? एफरंट। आर्टरियोल जिससे ब्लड जा रहा है बाहर, उसे हम क्या बोलेंगे? इफ्रंट आर्टरियोल। उसे कौन सी आर्टरियोल के नाम से जानते हैं हम? ये फ्रंट आर्टरियोल, ये है फ्रंट आर्टरियोल। तो इधर लिख देता हूं, फ्रंट आर्टरियोल, और इधर ये फ्रंट आर्टरियोल। ये फ्रंट आर्टरी। अब ये वाला पोर्शन जो बंच आपको दिख रहा है पूरा कैपिलरीज का, इस बंच को अपन ने क्या बोला? इस बंच को अपन ने बोला ग्लेमेरुलस। ये हो गया ग्लेमेरुलस। ये हमारा क्या है? वोमेन कैप्सूल्स। ये क्या हो गया? वोमेन्स कैप्सूल हो गया। अब यहां पर जरा देखो, ये हमारा वोमेन कैप्सूल है। वोमेन कैप्सूल का ये आउटर कवरिंग और वोमेन कैप्सूल का ये इंटरनल कवरिंग। द आउटर कवरिंग ऑफ द वोमेन कैप्सूल इज नोन एज, वोमेन कैप्सूल का जो आउटर कवर होता है उसे हम पैराइटल लेयर के नाम से जानते हैं, और वोमेन कैप्सूल के जो अंदर का कवर होता है
इसे हम विसरल लेयर के नाम से जानते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पैराइटल लेयर, और ये अंदर वाला जो लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, विसरल लेयर। तो पैराइटल लेयर मेड बाय द स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, किसका बना होता है ये, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इंटरनल लेयर मतलब कि विसरल लेयर इज आल्सो मेड बाय द स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, बट द सेल्स ऑफ द विसरल लेयर इज स्लाइटली मॉडिफाइड। ये कैसी हो जाती हैं, ये अमीबा लाइक हो जाती हैं, इनके बहुत लंबे लंबे प्रोसेस निकले हुए रहते हैं। मतलब आपको ये सेल कुछ आपको इस तरह की दिखाई देंगे। तो आपको ये जो विसरल लेयर की जो सेल्स हैं वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगी, इसमें ऐसे लंबे लंबे प्रोसेस दिखाई देंगे आपको। अब इस तरह की जो सेल्स हैं आपको इस तरह की ये सेल्स दिखाई देंगे। तो ये वो जो सेल दिख रही है आपको, इस सेल को हम बोलते हैं पोडोसाइट। इस सेल को किस नाम से जानते हैं हम, पोडोसाइट के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए ये जो सेल्स हैं इसमें छोटे छोटे ऐसे प्रोसेस निकले हुए हैं। तो ये जो सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। तो ये जो विसरल लेयर होती है ये किससे बनी होती है, ये एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल जो होती हैं वो फिल्ट्रेशन की इफिशियंसी को बढ़ाती हैं। किसकी इफिशियंसी को बढ़ाएंगी, वो फिल्ट्रेशन की इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करेंगे। अब यहां पर जो भी कुछ मटेरियल आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो जब ब्लड इसमें से पास आउट होता है तो ब्लड में से पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होकर इधर आ जाता है। लार्ज प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाते, बाकी प्लाज्मा के लगभग लगभग सभी कंपोनेंट फिल्टर होकर इधर आ जाते हैं। ब्लड सेल्स यहाँ फिल्टर नहीं हो पाते, मतलब ब्लड सेल्स का फिल्ट्रेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। रिमेनिंग जितना भी सब्सटेंस है वो सब इसमें आ जाता है। तो यहाँ फिल्टर होने के बाद जो भी सब्सटेंस यहाँ आता है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसे किस नाम से जानते हैं हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो यहां से ब्लड आया, ब्लड काफी कुछ यहाँ फिल्टर हो गया, फिल्टर मटेरियल आया, उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जो इफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड जाएगा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड सेल्स होंगे, क्योंकि ब्लड सेल्स का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, और लार्ज प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। रिमेनिंग सभी मटेरियल का फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है, और जो भी मटेरियल यहाँ पे आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहां पर जब भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जरा चीज को समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि यह हमारा सपोर्ट है, ये क्या है, ये हमारा जैसे दीज आर द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस, या ग्लोमेरुलस के अंदर की कैपिलरी, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर की क्या है, कैपिलरी। यहां पे लिख देता हूं, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गया। या दिख रहा है ना आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो वॉल है ये किसकी बनी होती है, दिस वॉल मेड बाय एंडोथीलियम। ये वॉल किसकी बनी हुई है, एंडोथीलियम की बनी हुई है।
ओके। अब उसके बाद एंडोथेलियम के बाद क्या आता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। ये क्या आ गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू, यू नो दैट कि एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आपको क्या दिखाई देंगे, पोडोसाइट सेल्स दिखाई देंगे, जो कहां है विस्लर लेयर में प्रेजेंट है। ये क्या है पोडोसाइट सेल्स के प्रोसेस, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, ये छोटे छोटे स्लिट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्लिट पोर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गए पोडोसाइट सेल्स प्रोसेस। और इनके बीच में ये जो हॉल है, जो स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्लिट पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, हम स्लिट पोर के नाम से जानते हैं। तो जो भी मटेरियल इधर से डिफ्यूज होके आएगा वो कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा। मतलब कि ग्लेमेरुलस और वोमन कैप्सूल के बीच में कितने बैरियर हो गए, 3 बैरियर हो गए। पहला बैरियर कौन सा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दूसरा बैरियर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा बैरियर पोडोसाइट सेल्स प्रोसेस हो गए या पोडोसाइट सेल्स हो गए, जो कहां प्रेजेंट है, जो वॉल ऑफ विसरल लेयर ऑफ वोमन कैप्सूल में प्रेजेंट है। तो जो भी मटेरियल क्रॉस होता है वो इन 3 लेयर को क्रॉस करते हुए होता है। अब यहां पर फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा होता है। यदि फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी ज्यादा रखनी है तो ये तीनों लेयर थिन होना चाहिए। तो आप देखिए एंडोथेलियम लेयर मेड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन यू नो दैट इट्स अ वेरी थिन केमिकल मेम्ब्रेन, पोडोसाइट सेल्स ये बहुत ही थिन होते हैं। इनके जो प्रोसेस होते हैं वो फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, इट बिकम क्लियर। अच्छा फिल्ट्रेशन क्यों होगा, फिल्ट्रेशन ऑलवेज ऑकर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से होना है, फिल्ट्रेशन हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से होना है। अब ऐसा मानिए सपोज दैट कि एक पोरस ट्यूब है, उसमें काफी प्रेशर के साथ पानी फ्लो हो रहा है, तो उसमें से पानी का बाहर जो डिफ्यूज होगा वो ज्यादा होगा। और एक पोरस ट्यूब है उसमें काफी कम प्रेशर के साथ पानी फ्लो हो रहा है, तो उसमें से पानी जो बाहर निकलेगा पोरस ट्यूब में से वो कम निकलेगा। तो किसी पोरस ट्यूब में से पानी बाहर ज्यादा निकल रहा है कम निकल रहा है, इट डिपेंड कि उसमें कितने प्रेशर के साथ पानी फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात। उसी तरह से यहां पर फिल्ट्रेशन कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितना इफिशियंट यहां पर इफेक्टिवली जो है यहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उस ब्लड का तकरीबन 1/5 पोर्शन किसको सप्लाई किया जाता है, हमारे किडनी को सप्लाई किया जाता है। तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है वहां पर कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्ट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं या कार्डियक कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। कार्डियक कैपेसिटी क्या होती है, कार्डियक कैपेसिटी या हार्ट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, हार्ट बीट इनटू स्टॉक वॉल्यूम। हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम स्टॉक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो
ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो ना कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट किसको बोलते हैं, एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू HR हार्ट रेट इंटू स्टॉक वॉल्यूम। HR मतलब हार्ट रेट कितनी होती है 72 बीट पर मिनट, स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट तकरीबन कितना आता है 5040 समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 लीटर। और 5 लीटर जो बॉडी में पंप किया जा रहा है हार्ट से ब्लड पर मिनट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आएगा 4050 ml, मतलब कि तकरीबन मोटे तौर पे बोले तो 5 लीटर। ये तो हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया। और एक मिनट में तकरीबन 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी को सप्लाई किया जाता है। मतलब हमारे हार्ट जितना ब्लड पंप करता है तो उसका तकरीबन मोटे तौर पे 20% ब्लड की जो सप्लाई की जाती है वो किसको की जाती है, किडनी को की जाती है। ये समझ में आ रहा है। किडनी में ब्लड क्यों जा रहा है, फिल्टर होने के लिए जा रहा है ना, उसमें जितनी भी इंप्यूरिटी है उसको बाहर निकालना है ना। ये कहाँ होगा, नेफ्रॉन में होगा, इस जगह पे होगा। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होगा उसके लिए प्रेशर का होना मस्ट है। तो हम देखेंगे अब कि कौन कौन से ऐसे प्रेशर होते हैं जिनके अंडर में यह फिल्ट्रेशन वर्क करता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रेशर इन रीनल सर्कुलेशन। प्रेशर इन रीनल सर्कुलेशन मतलब कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किन प्रेशर के अंडर में होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है। अब सपोज दैट ये हमारा बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल है। और ये डीसीटी और डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां पर ये एफ्रंट आर्टरियोल, ये फ्रंट आर्टरियोल और ये हमारा ग्लोमेरुलस। ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। तो हम उन प्रेशर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है कि देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये है हमारा एफरंट आर्टरियोल, और ये वाला क्या है इफ्रंट आर्टरियोल। ये क्या है इफ्रंट आर्टरियोल। अब यहां पर ब्लड प्रेशर तो कुछ होता है, पढ़ा होगा हमने पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जैसे ये आर्टरी है, जनरली आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाई वैल्यू 120, लो वैल्यू कितनी होती है, वो होगी 80 आर्टरी के अंदर। जब आर्टरीओल के अंदर हम जाते हैं तो इस आर्टरीओल के अंदर आपको जो प्रेशर की जो वैल्यू देखने को मिलेगी
वो कितनी देखने को मिलेगी? 100 mm लेवल ऑफ Hg देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 100 mm लेवल ऑफ Hg यहां देखने को मिलेगी। यहां पहुंचते पहुंचते ये वाला क्या पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है हमारा कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस। तो कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। तो कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 60 mm लेवल ऑफ Hg हो जाती है। तो इससे हम बोलते हैं ब्लड ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी है? 60 mm लेवल ऑफ मर्क्यूरी। ये प्रेशर किसकी वजह से आया है? ये प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजह से आया है। अब ये प्रेशर किसका आना है? ये प्रेशर वो प्रेशर है जो कि ब्लड इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल के ऊपर लगाता है। तो ये प्रेशर क्या करेगा? फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। मतलब ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ठीक है, तो मैं काम करता हूं कि फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहा है ना, तो इसके ऊपर मैंने एक काम किया कि इसके ऊपर मैंने एक ब्लू डॉट लगा दिया कि ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, या इसके ऊपर मैंने प्लस लिख दिया कि ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे इसको GBHP। GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल के ऊपर लगा रहा है। ये प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ? ये प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजह से आया। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो इस प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर कम होगा तो इस प्रेशर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये प्रेशर कौन सा हो गया हमारा? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसे कुछ बुक्स में ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट प्रेशर कौन सा है? देखो स्टूडेंट्स, अभी कुछ प्रेशर और भी लगने हैं। अब हम देखेंगे कि वो हमारे सपोर्ट में है कि हमारे अगेंस्ट में, ये हम देखेंगे। फिल्ट्रेशन के सपोर्ट में है कि फिल्ट्रेशन के वो अगेंस्ट में है। पहला है हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जरा समझिए। नेक्स्ट प्रेशर दैट इज ब्लड कोलाइडल प्रेशर। ब्लड कोलाइडल प्रेशर, या हम इसे मोर करेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है देखिए। जब यहां पर काफी प्रेशर से ब्लड आया तो ब्लड के काफी ढेर सारे एलिमेंट निकल के कहां चले जाएंगे? इधर आ जाएंगे, ग्लोमेरुलस में आ जाएंगे, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। अब जब सपोर्टेड ये हमारी कोई कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसमें से वाटर अदर सब्सटेंस निकल के इधर आ गए। अब क्या होगा
किस कैपिलरी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम। ब्लड कैपिलरी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम। एक बार फिर समझिए इस बात को, दोबारा समझो। जैसे सपोज डेट यह कोई ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसमें जो ब्लड आया उसमें से प्लाज्मा, वाटर काफी ढेर सारा बाहर निकल के आ गया। लार्ज प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाया पर ब्लड बाहर निकल के आ गया। लार्ज प्रोटीन जैसे कि हमारा एल्बुमिन बाहर नहीं निकल पाएगा, हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाएगा, फाइब्रिनोजर प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाएगा। ये जो लार्ज प्रोटीन है ये बाहर नहीं निकल पाते, ये इसी के अंदर रहेगा। अब हम जानते हैं कि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कौन सी प्रोटीन की वजह से होता है? एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। वो तो बाहर निकले ही नहीं ना। अब क्या हो गया कि अंदर ब्लड के अंदर का, इस कैपिलरी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि फ्लूइड निकल के बाहर जा रहा है तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम, ब्लड कैपिलरी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड ऑस्मोसिस में ये हो रहा है। मतलब क्या होगा कि ऑस्मोसिस के थ्रू कुछ वाटर इधर से निकलकर इधर जाएगा, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा ना। मतलब वोमन कैप्सूल में से निकलकर कुछ वाटर इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रेशर है। कौन सा? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अब इस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये ब्लड कोलाइडल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है तकरीबन 30 mm लेवल ऑफ Hg। और ये क्या कर रहा है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन को रोक रहा है। तो ये दूसरा प्रेशर समझ में आया आपको? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। तीसरा एक प्रेशर और होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब क्या? एक बार बात को जरा समझो। जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट बस के अंदर 60 पैसेंजर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं बस के अंदर। अब नया कोई पैसेंजर चढ़ता है तो वो उसके सपोर्ट में आएंगे कि उसके अगेंस्ट करेंगे? उसके अगेंस्ट बिहेव करते ना। हमने देखा है कि पूरी बस, गवर्नमेंट बस, हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस जो एसटी बस पूरी भरी हुई है, बहुत गर्दी है उसके अंदर, बहुत भीड़ है, लोग गेट पे भी खड़े हुए हैं। कोई नया पैसेंजर और चढ़ता है उसमें तो पुराने पैसेंजर अपनी जगह से हटते नहीं, वो वहीं पे खड़े रहेंगे, नए पैसेंजर को चढ़ने का विरोध करेंगे, अगेंस्ट में वर्क करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से जो फ्लूइड यहां पहले से प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल में जो फ्लूइड पहले से प्रेजेंट है वो नए फ्लूइड के आने के अगेंस्ट में वर्क करता है। तो यहां पर जो प्रेशर हो गया वो कौन सा हो गया? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। मतलब ये फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया यहां पर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 15 mm लेवल ऑफ Hg। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 15 mm लेवल ऑफ Hg। अब हम बात करते हैं वो प्रेशर जो नेट यहां पे लग रहा है। अब नेट प्रेशर कितना होगा? नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नेट filtration pressure. Now we are discuss about net filtration pressure. तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखिए, इस प्रेशर ने फिल्ट्रेशन का सपोर्ट किया। कौन सा? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ने सपोर्ट किया।
किस किसने उसके अगेंस्ट काम किया? ब्लड कोलाइडर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ने उसके अगेंस्ट काम किया। इन सब का जो रिजल्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क होना है। तो आप देखिए नेट फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बराबर क्या होता है? इट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा इसमें से? ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी? 60 माइनस 30 प्लस 15, तो कितना आता है नेट? 15 mm लेवल ऑफ Hg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिस प्रेशर की वजह से ब्लड का यहां पर फिल्ट्रेशन होता है, उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 15 mm लेवल ऑफ Hg होती है। कितनी होती है? 15 mm लेवल ऑफ Hg। तो ये फिल्ट्रेशन यहां वर्क करता है, तब जाके क्या होगा? यहां पर ग्रेन्युलस फिल्ट्रेट पास आउट होगा, बाहर निकलेगा। 1 मिनट में तकरीबन 180 ml ग्रेन्युलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना? 180 मिलीग्राम ग्रेन्युलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं GFR, ग्रेन्युलर फिल्ट्रेशन रेट। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन की दोनों किडनी के अंदर 1 मिनट में कितने ग्रेन्युलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है? इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, शॉर्ट फॉर्म में GFR। जितना ग्रेन्युलस फिल्ट्रेट बनता है उसके कंपेयर में यूरिन की वैल्यू काफी कम होती है। तो जितना ग्रेन्युलस फिल्ट्रेट बनता है उसका ओनली 1% इज पास आउट फ्रॉम यूरिन, रिमेनिंग क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है? वी विल डिस्कस अबाउट द इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना है, इनफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।